हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ जिसमें हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 15 अक्टूबर 2025 के 12 सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए सिलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट ही लिए जाते हैं और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आने की संभावना भी सबसे ज़्यादा रहती है। अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे या फिर अगर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो आप उसमें देखेंगे कि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो हमारी इसी सीरीज से आते हैं करंट अफेयर्स के सेक्शन में। ठीक है, तो अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। हमारी इस क्लास की खासियत ये है कि ना सिर्फ हम करंट अफेयर्स पे फोकस करते हैं बल्कि हम रिवीजन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि रिवीजन जो है वो की होता है करंट अफेयर्स को याद करने का। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी इस धमाकेदार क्लास को। और हमेशा की तरह क्लास की शुरुआत हम करेंगे क्विक रिवीजन के साथ, यानी एक दिन पहले हमने जो भी कुछ पढ़ा है उसको हम यहाँ पर एक बार सरसरी निगाह से देखेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, अक्टूबर 2025 में किस अभिनेत्री को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये हैं दीपिका पादुकोण। इनको केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त कर दिया है। दीपिका पादुकोण और किस चीज़ की ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो हाल ही में ये एक्सपीरियंस अबू धाबी के लिए भी ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं। केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने संबंधी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ये राज्य है केरला। अक्टूबर 2025 में नई दिल्ली से रूस के काल्मिकिया भेजे जा रहे भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष मूल रूप से उत्तर प्रदेश के किस प्राचीन स्थल से उत्खनित किए गए हैं? तो ये निकाले गए थे पिपरहवा से। और ये रूस क्यों भेजे जा रहे हैं? बेसिकली पब्लिक व्यू के लिए 11 से लेकर 18 अक्टूबर तक ये वहाँ रहने वाले हैं। ठीक है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 हमने कब मनाया? 13 अक्टूबर को। इस साल के लिए हमने थीम रखी है आपदा नहीं लचीलापन फंड करें। ठीक है, गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला ड्यूल टावर सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र किस देश में शुरू हुआ है? तो ये चीन में शुरू हुआ है। याद रखिएगा, गोबी रेगिस्तान जो है वो चीन और मंगोलिया दोनों में लाई करता है। अक्टूबर 2025 में सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों यानी टेस्ट, ओडीआईज एंड T20 इंटरनेशनल में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? इनका नाम है जसप्रीत बुमराह। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर जिसका नाम है बनीरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है कर्नाटका के बेंगलुरु में। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं को प्रतिमाह 1250 रुपये प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने अरुणोदय 3.0 योजना का शुभारंभ किया है? ये योजना है असम सरकार की। इसके तहत जो भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं हैं उनको 1250 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। अक्टूबर 2025 में किस देश ने सुरक्षा को वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए टी-डोम नामक बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली स्थापित करने की घोषणा करी है? तो ये है कंट्री ताइवान। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में मॉडल यूनाइटेड नेशंस की तर्ज पर स्कूलों में ग्राम सभा की प्रक्रिया को प्रस्तुत करने के लिए केंद्र सरकार ने किस पहल को शुरू किया है? इसका नाम है मॉडल यूथ ग्राम सभा। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये आयोजित हुआ है गोवा के पणजी में। ये इसका तीसरा संस्करण था जिसके लिए थीम रखी गई थी समावेश, प्रतिभा और सशक्तिकरण का उत्सव। ठीक है, और इस दौरान चीफ गेस्ट कौन थे? तो गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत। शत्रु ड्रोनों का वास्तविक समय में पता लगाकर उन्हें नष्ट करने के लिए भारतीय सेना ने किस स्वदेशी काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम ग्रिड को लॉन्च किया है? आंसर है यहाँ पे सक्षम। ठीक है, और इसके लिए इन्होंने कोलैबोरेट किया है BEL के साथ, यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद के साथ। फाइन, तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 12 कल के क्वेश्चंस। इनके बारे में अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं, अगर आप इन क्वेश्चंस को डेप्थ में जाके पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफर करिएगा। वहाँ पर हमने हर क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में उसका एनालिसिस किया था। ठीक है, आइए आज की क्लास अपनी हम शुरू कर लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर बस आपका 1 मिनट लेते हुए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी। हमारी जो सितंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो लॉन्च कर दी गई है। साथ ही अगर आप पिछले 8 महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक चाहते हैं जिसमें जनवरी से लेकर अगस्त 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मौजूद हों, तो इसकी भी ई बुक आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। आप यहाँ पर जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं।
और ये छोटा सा सैम्पल है हमारी सितंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको समझने में आसानी हो सके और फिर आप इनको लॉन्ग टर्म तक भी याद रख सकें। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इनमें से कोई भी ई बुक चाहते हैं, तो आप हमारी इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करिए। आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी क्लास को पहले क्वेश्चन के साथ। भारत की कृषि आधारशिला को मजबूती देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 अक्टूबर 2025 को किस योजना की शुरुआत करी है? तो कौन सी स्कीम है जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया है ताकि जो इंडिया का एग्रीकल्चरल फाउंडेशन है वो मजबूत हो सके? तो इस पर्पज़ के लिए 2 हाल ही में स्कीम्स लॉन्च करी हैं मोदी जी ने। पहली है PM धन धान्य कृषि योजना और दूसरी है दालों में आत्मनिर्भरता मिशन। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। आइए इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के बारे में। इसकी घोषणा हुई है केंद्रीय बजट 2025 से 26 में। किसने किया था? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। उद्घाटन इसका हुआ है 12 अक्टूबर 2025 को। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। पर्पस क्या है? खेती के तरीकों को आधुनिक बनाना, यानी जो हमारे तरीके हैं फार्मिंग के उसको मॉडर्न बनाना और किसानों को वित्तीय सुरक्षा देना। कुल बजट इसके लिए कितना तैयार किया गया है? 24,000 करोड़ रुपए का। ये योजना अगले 6 वर्षों तक चलने वाली है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके लिए 24,000 करोड़ रुपए जो हैं वो एलोकेट किए गए हैं। दूसरा हमारा योजना है दालों में आत्मनिर्भरता मिशन। इसका उद्घाटन भी उसी दिन हुआ है 12 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। उद्देश्य क्या है? भारत की दाल आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू उत्पादन बढ़ाना, यानी जो हम दाल को इंपोर्ट कराते हैं दूसरी कंट्रीज से उसको कम करना और दाल के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बनना। ओके, और कुल बजट इसके लिए तैयार किया गया है 11,440 करोड़ रुपए का। ये मिशन 2030 से 31 तक 350 लाख टन दाल उत्पादन का लक्ष्य रखता है। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हाल फिलहाल लॉन्च करी गई हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। ओके, आइए इसी के साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट सेंट्रल स्कीम्स को रिवाइज कर लेते हैं, यानी जो केंद्र की प्रमुख योजनाएं 2025 में लॉन्च की गई हैं उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। पहला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटलीकरण और संरक्षण के लिए जून 2025 में किस मिशन को लॉन्च किया था? इसका नाम है ज्ञान भारतम मिशन। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था ताकि जो हमारी प्राचीन पांडुलिपि हैं उनको डिजिटाइज बनाया जा सके और उनको कंजर्व किया जा सके। केंद्रीय बजट 2025 से 26 में भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए किस योजना को शुरू किया गया? इस योजना का नाम है भारतीय भाषा पुस्तक योजना। जून 2025 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए अब तक के सबसे बड़े जनजातीय सशक्तिकरण अभियान का नाम क्या है? इसका नाम है धरती आबा जन भागीदारी अभियान। जून 2025 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 9 वर्ष पूरे हो गए। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 9 जून 2016 को और हाल ही में इसने 9 साल अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अप्रैल 2025 में सीमावर्ती गांवों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना की मंजूरी दी है? इसका नाम है जीवंत गांव कार्यक्रम 2। मार्च 2025 में भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक सहभागिता योजना की शुरुआत किसने की है? तो आंसर है यहाँ पे संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, ये केंद्र की प्रमुख योजनाएं हैं जो 2025 में लॉन्च की गई थी, इनको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? नोबेल प्राइज 2025 किसको दिया जा रहा है इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक साइंसेज? तो इसके लिए भी 3 विनर्स हैं। पहले हैं जोएल मॉकियर, दूसरे हैं फिलिप एगियन और तीसरे हैं यहाँ पर पीटर हॉबिट। ठीक है, करेक्ट आंसर है उपर्युक्त तीनों। हमने देखा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और जो हमारी मेडिसिन वाली फील्ड थी यानी फिजियोलॉजी वाली फील्ड उसमें और साथ ही इकोनॉमिक साइंसेज में, इन सब में टोटल 3 विनर्स हैं, यानी 3 लोगों ने हर प्राइज़ को शेयर किया है। ठीक है, और हमने देखा था कि जो लिटरेचर और पीस प्राइज़ था उसमें एक विनर थे, सिंगल। ठीक है, तो यहाँ पर इकोनॉमिक साइंसेज में ये तीनों लोग ही विनर्स हैं। क्यों विनर्स हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले इनकी कंट्री को याद रखना ज़रूरी है। जोएल मॉकियर जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी USA से बिलोंग करते हैं। फिलिप एगियन की बात करेंगे तो कॉलेज डी फ्रांस और इंसीड फ्रांस, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस UK में भी ये काम कर चुके हैं। पीटर हॉबिट की बात करेंगे तो ये ब्राउन यूनिवर्सिटी USA से हैं। ठीक है, तो इनकी कंट्रीज ज़रूर याद रखिएगा। आइए देखते हैं इनको क्यों मिला है। सबसे पहले विजेता के नाम लिखे हैं जोएल मॉकियर, फिलिप एगियन और पीटर हॉविट। संयुक्त रूप से इनको मिला है। पुरस्कार वितरण की तिथि 10 दिसंबर 2025 यानी 10 दिसंबर को इनको दिया जाएगा ये पुरस्कार ओस्लो नॉर्वे में। पुरस्कार का कारण क्या है? इनोवेशन, नवाचार से चलने वाली इकोनॉमिक ग्रोथ को समझाने में उनके योगदान के लिए। ठीक है, और पुरस्कार की राशि कितनी है? 11 मिलियन स्वेडिश क्रोनर, जो लगभग 10.5 करोड़ रुपए बनते हैं। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल्स हैं आपकी नोबेल प्राइज़ 2025 के बारे में इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक साइंसेज।
अच्छा, जो हमने 2 बात करी थी जिसमें इंडिविजुअल विनर्स थे, वो कौन कौन से, आइए रिवाइज़ कर लेते हैं। पहला यहाँ पे पीस प्राइज़ की बात करते हैं, नोबेल पीस प्राइज़ 2025। इसके लिए विनर इस साल कौन थी? मारिया कोरिना मचाडो। और मैंने आपसे कहा था कि इनकी कंट्री आपको नहीं भूलना है। इनकी कंट्री क्या थी? इनकी कंट्री है वेनेजुएला, ठीक है, ये वेनेजुएला को बिलोंग करती हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट अवार्ड था लिटरेचर का, यानी नोबेल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर 2025। और इसके लिए विनर कौन थे? इसके लिए विनर थे लाज़लो क्रास्नाहॉरकाई, ठीक है। और इनकी भी कंट्री मैंने आपसे कहा था कि ज़रूर याद रखिएगा, इनकी कंट्री क्या है? हंगरी। ये दोनों आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि जब इंडिविजुअल विनर्स होते हैं, सिर्फ एक ही विनर्स होते हैं, तो वो आपके एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा होती है रैदर दैन 3, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अक्टूबर 2025 में किस भारतीय राज्य के 5 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग का प्रमाण पत्र दिया गया है? तो कौन से स्टेट के 5 बीचेस हैं जिनको कि इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है? आंसर है यहाँ पे महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र के ये 5 बीचेस हैं जिनको इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट मिलेगा। कौन कौन सी समुद्र तट हैं इनके बारे में देखते हैं। पहला है श्रीवर्धन, रायगढ़ जिले में है। दूसरा है नगांव, रायगढ़ जिले का। तीसरा है परनाका, पालघर जिले में लोकेटेड है। फिर है गुहागर, रत्नागिरी जिले का। और लास्ट भी रत्नागिरी जिले का है, लाटघर, ठीक है। ये 5 हमारे समुद्र तट हैं जिनको कि ब्लू फ्लैग का इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन मिलेगा। किसी भी अगर सी कोस्ट को इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलता है तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है और उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो प्रमाणन का महत्व क्या है, यानी अगर इनको ये सर्टिफिकेट मिला है तो इसका अब क्या रिजल्ट सामने आएगा। ब्लू फ्लैग प्रमाणन डेनमार्क स्थित फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल है। ये प्रमाणन समुद्र तटों को 33 कड़े मानदंडों पर खरा उतरने के बाद दिया जाता है, ठीक है, जो मुख्य रूप से निम्नलिखित से संबंधित है, जैसे कि पर्यावरण, शिक्षा और सूचना, स्नान के पानी की गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन और सुरक्षा और सेवाएं। इस तरह के 33 कड़े मानदंड होते हैं जिनके आधार पर ये सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। तो ये 5 जो समुद्र तट हैं ये कौन से स्टेट में लोकेटेड हैं? तो आंसर है महाराष्ट्र। इसके अलावा अगर हम बात करें जनवरी 2025 की, तो हमारे यहाँ से 2 और तट थे जिनको कि ये इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला था। पहला है यहाँ पे कप्पड़ बीच, ठीक है। कप्पड़ बीच कहाँ पे लोकेटेड है? ये केरला स्टेट में है और इसको भी इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट इसी साल मिला है, इसलिए करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बीच भी केरला से ही थी, इसका नाम है चाल बीच, जो कि केरला में लोकेटेड है, ठीक है। ये दोनों बीचेस केरला में हैं और इनको भी इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन इसी साल मिला है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। विश्व मानक दिवस 2025 कब मनाया गया? वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे हमने कब सेलिब्रेट किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे। तो 14 अक्टूबर को हर साल हम मनाते हैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। विश्व मानक दिवस 2025 हर वर्ष की 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? ये दिन मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और इस साल के लिए हमने थीम रखी है एक बेहतर दुनिया के लिए एक साझा दृष्टिकोण, सतत विकास लक्ष्य 17, लक्ष्यों के लिए भागीदारी पर ध्यान, ठीक है। इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे? अ शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, स्पॉटलाइट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17, पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स, ओके। तो याद रखिएगा विश्व मानक दिवस हम 14 अक्टूबर को मनाते हैं और इस साल के लिए ये थीम है। ऑप्शन में है 11, 12 और 13 अक्टूबर। 11 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, ठीक है। इस दिन होता है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। अक्टूबर 12 को हम मनाते हैं वर्ल्ड अर्थराइटिस डे। पिछले कई बार से हम रिवाइज कर रहे हैं, कई सेशन में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं ऑलरेडी। और अक्टूबर 13 को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जिसके बारे में अभी हमने पीछे रिवीजन में चर्चा करी है, ठीक है। इस दिन हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2025 में सेशल्स के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? तो सेशल्स के नए प्रेसिडेंट कौन बनेंगे? यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, पैट्रिक हार्मनी, ठीक है। पैट्रिक हार्मनी बनने वाले हैं सेशल्स के नए प्रेसिडेंट। पैट्रिक हार्मनी ने वेवल रामकलावन को हराकर सेशल्स के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है। यूनाइटेड सेशल्स पार्टी के नेता हैं पैट्रिक हार्मनी। इन्होंने 52.7% वोटों के साथ राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है। उन्होंने वेवल रामकलावन को हराया है, जिनको मिले थे 47.3% वोट्स, ठीक है। सेशल्स के बारे में बात करेंगे तो सेशल्स हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है जो अफ्रीका के पूर्वी तट से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। राजधानी इसकी क्या है? विक्टोरिया, जो माहे द्वीप पर स्थित है। और इस यहाँ पर मुद्रा कौन सी चलती है? सेशल्स रुपया, ठीक है। तो कौन है जिन्होंने हाल ही में सेशल्स का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता? तो आंसर है पैट्रिक हार्मनी। अच्छा, इस साल बहुत सारे अलग अलग देश में नए नए प्रेसिडेंट बने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे अगर हम देशों की बात करें
तो पहला है यूएस, जहाँ पे नए राष्ट्रपति बने थे डोनाल्ड ट्रंप इस साल की शुरुआत में। फिर अगर हम बात करेंगे पोलैंड देश की, पोलैंड में भी इस साल नए राष्ट्रपति बने हैं और इनका नाम है कैरोल नावरोकी, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे जो रोमानिया देश है, यहाँ पे भी नए राष्ट्रपति बने हैं इस साल और इनका नाम क्या है, निक्यूसर डैन। ओके, तो ये 3 देश हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और इसके अलावा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे एक सेपरेट वीडियो भी आपको मिल जाएगा इंटरनेशनल नियुक्तियों से रिलेटेड, जहाँ पर हमने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की ही सिर्फ बात करी है। तो आप वो वाला वीडियो हमारा चेकआउट कर सकते हैं चैनल पर जाके। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की सदस्यता को ग्रहण कर लिया है? IUCN की सदस्यता को किस कंट्री ने ज्वाइन किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आर्मेनिया, ठीक है। आर्मेनिया ने IUCN को ज्वाइन कर लिया है अक्टूबर 2025 में। अक्टूबर 2025 में आर्मेनिया ने अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की सदस्यता ग्रहण कर ली है और ये घोषणा अबू धाबी में आयोजित IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 के दौरान की गई है। इस सदस्यता से आर्मेनिया को 2026 में होने वाले जैव विविधता सम्मेलन की मेजबानी की तैयारी में सहायता मिलेगी। IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की बात करेंगे तो इसका आयोजन हुआ था 9 से लेकर 15 अक्टूबर 2025 तक अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में, और इसके लिए थीम है पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन, यानी संरक्षण में परिवर्तनकारी शक्ति का सृजन। ओके, IUCN की बात करेंगे तो इसको फाउंड किया गया था 1948 में, यानी ये इस्टेब्लिश हुआ था 1948 में। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि जो वर्ल्ड प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व्ड एरियाज कांग्रेस की मीट है 2027 में जो होने वाली है, इसको कौन सा देश है जो होस्ट करेगा? तो पनामा देश, पिछले दिनों हमने देखा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2025 का चौथा संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? सबसे पहले याद रखिएगा कि जो ऑस्ट्रा हिंद नाम की एक्सरसाइज है, ये कौन सी 2 देश के बीच की एक्सरसाइज है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। और आपको बताना है कि ये जो इसका 4th एडिशन है, यानी जो चौथा संस्करण है, ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, यहाँ पे पर्थ, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये है ऑस्ट्रा हिंद, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के देश शामिल होंगे। आयोजन स्थल यानी कहाँ पर ये ऑर्गेनाइज हो रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। तिथि कब से कब तक होगा? 13 से लेकर 26 अक्टूबर तक ये इसका चौथा संस्करण है। भारत का नेतृत्व करेंगे गोरखा राइफल्स की एक बटालियन, जिसमें भारतीय सेना की 120 सदस्यीय टुकड़ी मौजूद होगी। यह अभ्यास खुले और अर्ध रेगिस्तानी इलाकों में संयुक्त कंपनी स्तरीय अभियानों पर केंद्रित है, ठीक है। तो 2 बातें याद रखिएगा, ऑस्ट्रा हिंद नाम की एक्सरसाइज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है और इस साल ये कहाँ पर हो रही है? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में, ओके। ऑस्ट्रेलिया के साथ हम एक और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज कौन सी करते हैं ऑस्ट्रा हिंद के अलावा? इसका नाम है ऑस इंडेक्स, ठीक है। ऑस इंडेक्स भी हम ऑस्ट्रेलिया के साथ में ही करते हैं। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसका नाम है तालिस्मान सैबर। लेकिन याद रखिएगा, तालिस्मान सैबर हम ऑस्ट्रेलिया के साथ में नहीं करते हैं, बल्कि तालिस्मान सैबर जो है वो ऑस्ट्रेलिया होस्ट करती है, ठीक है। जो तालिस्मान सैबर नाम की एक्सरसाइज है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसको कौन सी देश है, कौन सी कंट्री है जो इसको होस्ट करती है? तो ऑस्ट्रेलिया। और ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, इसमें बहुत सारे देश हिस्सा लेते हैं। पहली बार इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के अंतर्गत जूडीकोंग में नागालैंड के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी है? तो किस स्कीम के अंतर्गत प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने नींव रख दी है नागालैंड के पहले इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की? कहाँ पर? जूडीकोंग में। तो ये आधारशिला रखी गई है अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, यानी PM मत्स्य संपदा योजना, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत नागालैंड के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला मोकोक चुंग जिले के जूडीकोंग में रख दी है। इसका प्राथमिक ध्यान मछली और मछली के बीज उत्पादन पर होगा, जिसका उद्देश्य राज्य के मत्स्य पालन क्षेत्र में क्रांति लाना है, ठीक है। इस योजना की बात करेंगे तो इसका उद्घाटन किया है खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने। योजना की शुरुआत हुई थी सितंबर 2020 में और इसकी नोडल मंत्रालय कौन सी है? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, ठीक है। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे नागालैंड स्टेट की, तो इसकी कैपिटल क्या है? कोहिमा। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर कौन है फिलहाल? तो इनका नाम है नीफ्यू रियो, ठीक है। और यहाँ पर गवर्नर कौन है? मिस्टर अजय कुमार भल्ला, ओके। ये सारे फैक्ट्स हैं जो आपको पते होने चाहिए नागालैंड के बारे में। अगला प्रश्न है, वैश्विक IUCN कैंटर मिलर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। IUCN कैंटर मिलर अवार्ड 2025 जीतने वाली इंडिया की तरफ से पहली विनर बन गई हैं डॉक्टर सोनाली घोष। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो वैश्विक IUCN कैंटर मिलर पुरस्कार 2025 जीतने वाली
इंडिया की तरफ से पहली भारतीय बनी है डॉक्टर सोनाली घोष। और ये कौन है? ये क्षेत्रीय निदेशक हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभ्यारण्य की। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में है। और पुरस्कार का कारण यानी इनको क्यों दिया गया ये अवार्ड? तो राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों की दीर्घकालिक स्थिरता में नवाचार लाने के लिए। ठीक है, समारोह स्थल यानी कहाँ पर ये डिसाइड हुआ है, ये अवार्ड इनको कहाँ पर दिया जाएगा? तो IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 अबू धाबी के दौरान। ठीक है, तो याद रखिएगा कि डॉक्टर सोनाली घोष पहली इंडियन बनी हैं जिन्होंने जीत लिया है ग्लोबल IUCN केंटन मिलर अवार्ड 2025 का। अगला प्रश्न है 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किसको दिया गया 70th फिल्म फेयर अवार्ड्स 2025 में? आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन, आलिया भट्ट। ठीक है, आलिया भट्ट ने ये अवार्ड जीता है। 70th फिल्म फेयर अवार्ड्स 2025 आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इनकी चलिए हम डिटेल में एक बार अवार्ड की लिस्ट देख लेते हैं, यानी कौन कौन से इसमें विजेता रहे हैं। पहला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ये दिया गया है आलिया भट्ट को उनकी फिल्म जिगरा के लिए। नया रिकॉर्ड इसी के साथ इन्होंने बना लिया है क्योंकि ये सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनी है इसमें आलिया भट्ट, और 6 बार इनको ये अवार्ड दिया जा चुका है। ठीक है, पुरस्कार का समारोह यानी कहाँ पर हुआ था? फंक्शन अहमदाबाद के EKA एरिना में। और यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की कैटेगरी में अगर हम देखेंगे तो ये अवार्ड मिला है अभिषेक बच्चन को आई वॉन्ट टू टॉक मूवी के लिए, और साथ ही कार्तिक आर्यन को भी मिला है चंदू चैंपियन के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म साबित हुई है लापता लेडीज। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया जीनत अमान को, साथ ही श्याम बेनिकल को मरणोपरांत। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक साबित हुए हैं किरण राव लापता लेडीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरुष कैटेगरी में मिला है रवि किशन को लापता लेडीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री महिला की कैटेगरी में मिला है छाया कदम को लापता लेडीज़ के लिए। और सर्वाधिक पुरस्कार भी लापता लेडीज़ मूवी को मिले हैं और 13 पुरस्कार कुल इनको मिले हैं। ठीक है, तो ये पूरी विजेताओं की लिस्ट है हमारे 70th फिल्म फेयर अवार्ड्स की, इनको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। स्पेशली यहाँ पे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड और बेस्ट एक्टर अवार्ड आपको ज़रूर पता होने चाहिए। फाइन, अगला प्रश्न है अक्टूबर 2025 में किस देश ने अपनी सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल वैसोंग 20 का अनावरण किया है? सिंपली आपसे बस पूछा जा रहा है कि वैसोंग 20 किस देश की मिसाइल का नाम है? आंसर है यहाँ पे उत्तर कोरिया। ठीक है, उत्तर कोरिया की मिसाइल है वैसोंग 20। इसके फीचर याद रखिएगा, ये ICBM है यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये बहुत ही पावरफुल मिसाइल हो गई है नॉर्थ कोरिया की। उत्तर कोरिया ने अपनी सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है वैसोंग 20 इसका अनावरण कर दिया है। इस मिसाइल का अनावरण सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्योंगयांग में आयोजित एक सैन्य परेड में किया गया। वैसोंग 20 एक 3 चरणों वाली सॉलिड फ्यूल ICBM है जिसमें नया हाई थ्रस्ट सॉलिड फ्यूल इंजन है जो वैसोंग 18 से 40% अधिक ताकतवर है, लगभग 1970 किलो न्यूटन थ्रस्ट के साथ। तो इसकी मारक क्षमता कितनी है? लगभग 15,000 किलोमीटर। ठीक है, तो उत्तर कोरिया का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मिसाइल अब हो गया है जिसका नाम है वैसोंग 20। फाइन, अच्छा, पिछले दिनों हमारी भी एक मिसाइल न्यूज़ में थी और इसका नाम है अग्नि-P। अग्नि-P क्या है? P का मतलब मैंने आपको बताया था, P स्टैंड्स फॉर प्राइम। ठीक है, अग्नि प्राइम मिसाइल हमारी किस वजह से न्यूज़ में आई थी? क्योंकि हमने इसको हाल ही में सक्सेसफुल तरीके से टेस्ट कर लिया था फ्रॉम द रेल बेस्ड लॉन्चर सिस्टम। ठीक है, इसी वजह से अग्नि-P बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गया था, और ये भी हमारी इसी तरह की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अग्नि-P मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल है या फिर सुपरसोनिक मिसाइल है, तो आपको याद रखना है बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला प्रश्न है मेटा प्लेटफॉर्म्स ने अंडरसी केबल परियोजना वाटरवर्थ के लिए भारत में किसे अपना लैंडिंग स्थल चुना है? तो कौन सी लैंडिंग साइट है इंडिया में जिसको कि मेटा प्लेटफॉर्म्स ने चूज़ किया है अपने अंडरसी केबल प्रोजेक्ट वाटरवर्थ के लिए? तो ये 2 साइट्स हैं हमारी, विशाखापट्टनम और मुंबई। ठीक है, आंसर है सी ऑप्शन, उपरोक्त दोनों। तो मेटा प्लेटफॉर्म्स ने अपने अंडरसी केबल परियोजना वाटरवर्थ के लिए भारत में मुंबई और विशाखापट्टनम को अपना लैंडिंग स्थल चुन लिया है। मेटा ने भारत में लैंडिंग कार्य के लिए सिफी टेक्नोलॉजीज को पार्टनर चुना है। वाटरवर्थ विश्व का सबसे लंबा अंडरसी केबल सिस्टम होगा जो अमेरिका, भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका को जोड़ेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कौन कौन से देश इससे जुड़ेंगे। ये केबल लगभग 50,000 किलोमीटर लंबा होगा और इसे 2030 तक लाइव करने की भी योजना है। ओके, ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो याद रखिएगा इसके लिए कौन सी 2 साइट्स चूज़ की गई हैं इंडिया की, तो ये है विशाखापट्टनम और मुंबई। फाइन, तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और लास्ट में हमेशा की तरह आपके लिए एक छोटा सा हम टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें कि आपने कितना पढ़ा है, कितना समझा है। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, अक्टूबर 2025 में किस भारतीय राज्य के 5 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग का प्रमाण पत्र दिया गया है?
दूसरा प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की सदस्यता को ग्रहण किया है। और तीसरा प्रश्न है, वैश्विक IUCN कैंटन मिलर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं। ये 3 प्रश्न हैं आपके लिए एज अ होमवर्क। इनका जो जवाब है वो आपको कॉमेंट सेक्शन में जाके लिखना है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आप ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये एफर्ट कैसा लग रहा है और आपको ये जो हमारी क्लासेस हैं कितना फ़ायदा पहुंचा रही हैं। साथ ही अगर आपको लगता है कि इसमें किसी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, अगर आपको लगता है कि कुछ और इम्प्रूव होना चाहिए, तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। हम उसको डेफिनेटली रिव्यू करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है GS का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, GK और NCERT के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई, यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस GK GS का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है, ठीक है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि GS की टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, GK GS की ई बुक्स एटसेट्रा, ठीक है। तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें, ठीक है।